चलो यार, सो बच्चों स्टार्ट करें क्या हम लोग। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, आपको अगर याद आ रहा है तो। है ना, सब बढ़िया दिख रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है देखने? मूवी वगैरह लगा दूं कोई? हाँ, लगा दो। चलो ठीक है। जी हाँ, हाँ एक बार सिलेबस जिस दिन आखिरी दिन रहेगा उस दिन आखिरी के 2 घंटे एक अच्छी सी मूवी देखेंगे, ऑनलाइन वालों को भी दिखाएंगे। सो ध्यान देना अच्छे से बेटा। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चल रहा था, यहाँ पे बेसिकली 2 फर्म मिलकर के एक नई फर्म तैयार हो रही थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला वर्किंग नोट क्या था, आप लोगों को परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। और परचेस कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं? असेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी फर्म माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी फर्म। पीसी निकालते समय रिवैल्यूड फिगर, फिर से बोलो, पीसी निकालते समय रिवैल्यूड फिगर। हमने शायद सिर्फ एक की बुक में एंट्री किया था, है ना? बाकी पीसी वगैरह निकाल के वो सब बाकी एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं किया था ना। चलो ग्रेट, आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। सो ध्यान दे दो सब लोग। इसके अंदर में मैंने कुछ स्टेप्स लिखवा के दी थी, है ना? जो हमने लिखवा के दी थी वो स्टेप्स आपने अच्छे से देख लेना है और उसके बाद ये एक बार पढ़ लेना। चलो आ जाओ। कुछ मैंने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था इसके अंदर में, क्वेश्चन नंबर 39। सब लोग साथ में रहना, बराबर। 39 के अंदर में क्या क्या चीज़ें करवा दी थी? ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, बराबर। अच्छे से ध्यान दे दो, बता देता हूँ फिर से, ध्यान दो। ऑन 31 मार्च 22 उनकी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा था? क्रेडिटर्स फॉर परचेस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, बिल पेएबल, कैपिटल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फर्नीचर फिक्सचर। Both of them want to form a partnership firm on 1/4/22. ओके, सो दोनों अपने सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस को मर्ज करके एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना चाहते हैं, है ना? आप लोगों का अगर मुंडी ऐसा दुखेगा कंटिन्यू रख के, तो अगर 2 लाइन पीछे बैठना है तो पीछे बैठ, क्योंकि मुझे गारंटी से मालूम है ज़मीन से 4 फीट के ऊपर जब जाती है तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा। अगर ऐसा लगता है तो जगह चेंज कर सकते, पूछने की ज़रूरत नहीं है। चलो डन। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है। दोनों 1/4/2022 को अपनी फर्म मर्ज करके नई फर्म क्रिएट करना चाहते हैं जिसका नाम रहेगा एबीएन कंपनी। टर्म्स एंड कंडीशन दे दिए। कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वुड बी 3 लाख। थैंक यू। नई फर्म का कैपिटल इन्होंने बता दिया 3 लाख रुपए रहेगा। एंड टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो 2:1। मतलब ए कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 2 लाख। बी कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? 1 लाख। टोटल हो गया 3 लाख। सो नई फर्म का कैपिटल मुझे अभी पता चल गया, बराबर। आ जाओ। द असेट्स ऑफ द इंडिविजुअल बिजनेस वुड बी इवेल्युएटेड बाय सी, एट विच वैल्यूज द फर्म विल टेक देम ओवर एंड the value would be adjusted against the contribution due by A and B। इसका मतलब बता दो क्या चीज़ है, तो साइड में लिख दो बी पॉइंट के वहाँ पे, फॉर पीसी कैलकुलेशन, फॉर पीसी कैलकुलेशन लिख लिया। अच्छा, बराबर, ओके। फिर से क्या है, समय भरपूर है हमारे पास। डन, आ जाओ। सी गेव हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट एज फॉलोज। एसेट्स ऑफ ए, एसेट्स ऑफ बी। ए और बी की एसेट उन्होंने ऐसे से लिया। फर्म इज नॉट टू कंसिडर एनी क्रेडिटर्स। थैंक यू। नई फर्म क्रेडिटर्स नहीं लेके जा रही है। एक ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे का डाउट था, सर क्रेडिटर नहीं लेके जा रही है मतलब क्या नहीं लेके जा रही है? मैंने उससे बोला क्रेडिटर नहीं लेके जा रही है मतलब क्रेडिटर्स फॉर परचेस नहीं लेके जा रही है, बराबर। यहाँ पे 2 फोल्ड आंसर ऐसा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं, सर हमने 12वीं कक्षा में बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पढ़ा था, है ना, थोड़ा सा बेसिक समझ। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के अंदर में अगर मैंने किसी से उधारी में माल खरीदा
और वो पार्टी अगर मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करती है, इनफैक्ट सीएमए इंटर ग्रुप 1 के अंदर में भी हमने देखा था, मैंने किसी से उधार में माल खरीदा, बोलो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी। मिस्टर सी कौन है? क्रेडिटर। कितने का माल लिया? 100 का। सी को भरोसा नहीं था मुझ पे कि मैं पैसा दूंगा कि नहीं दूंगा, उसने मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ किया और मैंने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। सो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। अब मुझे एक बात बताओ, ये बिल पेएबल किसको देना है? मिस्टर सी को। तो यहाँ पे कुछ थॉट ऐसे भी हो सकते हैं कि बिल पेएबल किसके लिए है? फॉर क्रेडिटर्स। तो अगर आप ये अजम्पशन लेते हो, ये डिस्कस किया था क्या मैंने? ये नहीं किया था ना, बस हमने सिर्फ एक ही बुक में एंट्रीज पास की थी। अच्छा, मतलब सम पूरा नहीं हुआ था अपना लास्ट लेक्चर, बता दी। तो इसलिए ना कभी भी कोई लेक्चर में सम छूट गया तो अगला लेक्चर आ जाता है, बीच में एक दिन अपनी टेक्निकल इशू कारण छुट्टी हो गई। आ जाओ, ध्यान दो। सो ये बिल पेएबल, अगर आप ऐसा अजम्पशन लेते हो कि बिल पेएबल किसके लिए एक्सेप्ट किए हैं? फॉर क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला कि नई फर्म क्रेडिटर छोड़ के बाकी सब लेके जा रही है, तो यहाँ पे आप इसको भी छोड़ सकते हो और इसको भी, बट कंपलसरी आपको ऐसा नोट लिखना होगा। अगर नोट नहीं लिखा तो आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ ये क्रेडिटर्स लेके जाने हैं। समझ में आया क्या? इन्होंने क्या बोला? जो नई फर्म मर्ज होने के बाद पैदा हो रही है, वो नई फर्म पुरानी वाली फर्म के सिर्फ क्रेडिटर्स लेके जा रही है। तो हमने सिर्फ क्रेडिटर्स ले लिए। और क्रेडिटर्स कौन से? जो क्लियर कट लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर परचेस। यस और नो? क्रेडिटर्स फॉर परचेज। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा अजम्पशन भी ले सकते हो, और वो बच्चे का डाउट सही था कि सर क्रेडिटर्स में क्या लेना है? सिर्फ क्रेडिटर लेना है, बिल पेएबल? तो मैंने उसको बोला कि मतलब बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुझे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वैसे शॉर्ट में तब बता दिया कि क्रेडिटर्स के अंदर में बिल पेएबल भी आ सकते हैं अगर वो बिल आपने एक्सेप्ट किए होंगे क्रेडिटर्स के लिए तो। बट ऐसा पूरे प्रश्न में, क्वेश्चन में कहीं लिखा थोड़ी है कि बिल पेएबल वर एक्सेप्टेड फॉर क्रेडिटर्स। हो सकता है अकोमोडेशन बिल है, हो सकता है अकोमोडेशन बिल है। अकोमोडेशन बिल में कोई क्रेडिटर डेटर होता है क्या? वो तो दोनों दोस्त रहते, दोनों को पैसों की जरूरत रहती। सो अगर आप ऐसा अजम्पशन लेते हो कि वो बिल पेएबल वर एक्सेप्टेड फॉर द क्रेडिटर्स, तो फिर आप इसको भी क्रेडिटर में लोगे, इसको भी। अगर आप ऐसा अजम्पशन नहीं लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या लोगे? क्रेडिटर्स। सर कौन सा सही है? दोनों 1000% सही है। लेकिन अगर आप बिल पेएबल को क्रेडिटर्स में लेते हो तो आपको ऐसा एक नोट लिखना होगा, अजम्पशन एक ऐसा लिखना होगा कि हमने बिल पेएबल को क्रेडिटर्स अज्यूम किया। यस और नो? बात क्लियर हो गई दोनों भी? सो कोई तकलीफ तो नहीं आएगी। अब अगर मान लो आप कोई पादुका पब्लिकेशन का बुक देख रहे हो, उसमें अगर दिख गया क्रेडिटर्स यानी बिल पेएबल भी और नोट लिख दिया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको पता है। अगर कोई बुक के अंदर में सिर्फ क्रेडिटर्स दिखा है, हाँ सेम सम, क्योंकि देखो तीनों इंस्टीट्यूट के अंदर में सम्स कॉमन रहते हैं बहुत सारे। नए नए सम कहाँ से पैदा करेंगे हर दिन? और सम के ऊपर किसी का कॉपीराइट थोड़ी है, सम के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो तीनों इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, नाम नंबर बदल के, ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकती है, बट वहाँ पे डेफिनेटली अजम्पशन लिखा होगा। और सर अजम्पशन नहीं लिखा और डायरेक्ट बिल पेएबल को क्रेडिटर अज्यूम कर लिया तो आधा नंबर कट हो जाएगा। अजम्पशन लिखना ज़रूरी है। ये किस्सा समझ में आया मैंने जो बोला? बरोबर का? ओ बाड़ा क्लियर ना? आप जो बच्चे लेट आए, भी वाइट शर्ट वाला बच्चा और कौन है पीछे, समझा बेटा मैं क्या बता रहा हूँ? डन। चलो आगे। उसके बाद आगे और क्या दिया हुआ है? सी गिव द वैल्यूएशन रिपोर्ट, दैट्स इट। एक काम कर लेते हैं, बी का हम लोगों को पीसी निकालना ही है। यस और नो? मैं बी का पीसी निकालता हूँ। ए का हमने निकाल लिया था ना, वापस एक बार देख लो अच्छे से। कहाँ लिखूँ रे बेटा मैं? जगह है क्या मेरे पास लिखने के लिए कोई? ध्यान दे दो। जगह नहीं है तो हम बना देंगे।
लिखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, डन। वही अपना क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। क्या नंबर था उसका? 39। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, डन। निकाले बेटा, आ जाओ। कैसे निकालना है बेटा? पीसी देखो तो जरा। एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, बरोबर। जो बच्चे एब्सेंट थे आप लोग भी देख लो, आपके नसीब अच्छे आज। दोनों का पीसी 2 कॉलम में निकाल लेता हूं, है ना। आपने एक का लिखा होगा, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे एब्सेंट है दोनों का लिख लो, ठीक है। चलो आ जाओ। सो लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ए एंड कंपनी। एग्जाम में दोनों का एक साथ भी निकाल लिया तो भी चलेगा, अलग अलग निकाला तो भी चलेगा। पीसी कैसे कैलकुलेट करना है? कुछ बोला नहीं है। असेट टेकन ओवर लायबिलिटीज टेकन ओवर दो, नेट असेट मेथड। आप लोगों को वैसे आपके मॉड्यूल में कवर नहीं किया, लेकिन एक चीज बता देता हूं। पीसी कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले चेक करना, क्वेश्चन में लिख लो एक्स्ट्रा नॉलेज बोल के। पूरे मॉड्यूल में भी कहीं नहीं दिया हुआ है, बट ये आपको लिखना जरूरी है। पहली मेथड है लमसम मेथड। पहली कौन सी मेथड है? लमसम। पहली मेथड है लमसम मेथड। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में दिया रहेगा, खड़े खड़े इसका धंधा इतने में खरीद लिया, फिर वो कितने की भी असेट हो, कितने की भी लायबिलिटी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। चल खड़े खड़े तेरा बिजनेस 10 करोड़ में खरीद लेता हूँ, ये ले 10 करोड़ का चेक और छोड़, चल गद्दी छोड़ बिजनेस की और जा, ये सब मेरा अब आज के बाद। तो ये कौन सा है? पीसी का मेथड, लमसम मेथड। यहां पे क्या रहेगा? डायरेक्टली द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन is given in the question। आगे आपके लिए लिख रहा हूं सिर्फ, नो नीड टू कैलकुलेट पीसी सेपरेटली। बरोबर। ये इसका नाम दे दो ए। दूसरी मेथड है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, नाम में मीनिंग है नेट पेमेंट मेड टू द ओनर्स ऑफ द प्रीवियस फर्म is specifically given in the question। देखो ध्यान देना, नेट पेमेंट मेड टू द ओनर्स ऑफ ट्रांसफरर फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। सर इसका मतलब क्या है? मीन्स पेमेंट मेड इन कैश, इतना पेमेंट दिया इन चेक, इतना पेमेंट दिया इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। सो ये आपको किस किस फॉर्म में किस किस ओनर को कितना पेमेंट दिया, ये स्पेसिफिकली दिया रहेगा। यहाँ लमसम अमाउंट नहीं दिया है, ओनर को किस किस फॉर्म में कितना कितना पेमेंट दिया ये दिया हुआ है। तो ये है नेट पेमेंट मेथड, बराबर। और तीसरी एक बची कुची मेथड है, वो आपकी है नेट असेट मेथड।
यहाँ पे लिख लेना बैलेंसिंग फिगर। अरे ये क्या चीज़ है, बताता हूँ। नेट एसेट मेथड में क्या दिया रहेगा बेटा, एसेट्स टेकन ओवर, जो भी रिवैल्यूड फिगर रहेगी वो रिवैल्यूड फिगर, और रिवैल्यूड फिगर नहीं दिया है तो बुक वैल्यू। बट जो असेट सामने वाली फर्म लेके गई वही असेट यहाँ पे आएगी, बाकी और कोई असेट नहीं आएगी। माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, सामने वाली फर्म ने जो जो लाइबिलिटीज लेके गई है वही लाइबिलिटीज आएगी, बाकी और कोई नहीं आएगी। एसेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर इज इक्वल टू नेट एसेट, और इसी को क्या बोलेंगे प्यार से, पीसी। सो ये पीसी कैलकुलेट करने की 3 मेथड है। सर हमने कौन सी यूज करना? सबसे पहला सवाल क्वेश्चन से पूछना, हे क्वेश्चन बता क्या लमसम मेथड है क्या? अगर लमसम मेथड होगी तो वहाँ पे असेट माइनस लाइबिलिटी नहीं करना। अगर लमसम मेथड होगी तो वहाँ पे असेट्स माइनस लाइबिलिटीज नहीं करना चाहिए। यस और नो? नहीं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन में असेट्स दिख रही है, लाइबिलिटीज दिख रही है, लगा चिपका के एकदम असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू पीसी। नो, गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे। सर 0 क्यों? क्योंकि पीसी गलत तो आगे की सारी एंट्रीज गलत, एंट्रीज गलत तो आगे का बैलेंस शीट या अपने अकाउंट्स गलत, सब गलत। पहली स्टेप ही गलत हो गई तो आगे की सारी स्टेप गलत है, और रॉन्ग स्टेप्स को मार्किंग नहीं होती है, करेक्ट स्टेप्स को मार्किंग होती है अकाउंट्स में, राइट? सो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में लमसम मेथड है कि नहीं ये ही चेक करना होगा। अगर ये मेथड नहीं है, ये कहीं पे दिया नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप 50, 100, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा है। उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये कहीं कोई किताब के अंदर में दिया हुआ नहीं है और ये ही सत्य है। अदरवाइज आप गलती करोगे। आप कौन सी मेथड ले लोगे हर बार? नेट एसेट। दूसरी मेथड आपने यही चेक करना है कि नेट पेमेंट मेथड है क्या, यानी नेट पेमेंट मेड टू द ओनर्स ऑफ द प्रीवियस फर्म और ट्रांसफरर फर्म अगर दिया होगा तो नेट पेमेंट मेथड है। तो वहाँ पे पीसी क्या रहेगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा ट्रांसफरर फर्म के ओनर को ये दिया, ये दिया, ये दिया, तो ये तीनों की टोटल यानी पीसी। असेट माइनस लायबिलिटी पीसी नहीं रहेगा। ट्रांसफरर फर्म के ओनर को जो जो दिया इंडिविजुअल दिया रहेगा एक एक चीज, तो वो उनकी टोटल। ट्रांसफरर फर्म के ओनर को हाथी दिया, घोड़ा दिया, गधा दिया और कैश दिया, तो पीसी क्या रहेगा? असेट माइनस लायबिलिटी नहीं, हाथी प्लस घोड़ा प्लस गधा प्लस कैश, इन चारों की टोटल यानी पीसी। बच्चे वहाँ नेट एसेट ले लेते हैं, बच्चों को कुछ दिखा नहीं तो बच्चों को लगता पीसी यानी हर बार असेट माइनस लायबिलिटी। और उसके बाद अगर ये दोनों भी मेथड नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर क्या बोलना आपने? नेट एसेट मेथड। आपने क्वेश्चन नंबर 39 में भी अप्लाई करके देख लो, ना लमसम दिया हुआ है ना नेट पेमेंट दिया हुआ है, इसीलिए मजबूरी में हमने क्या अज्यूम किया? नेट एसेट मेथड। यस और नो? क्लियर है? और नेट एसेट मेथड का फॉर्मेट क्या है? एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी फर्म माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी फर्म एट रीवैल्यूड फिगर। यस और नो? डन। सो कौन सी मेथड है? नेट एसेट मेथड। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ NAM। कौन सी मेथड है? नेट एसेट मेथड, NAM। चलो फटाफट से करके बता दो। देखो क्वेश्चन के अंदर में कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज वो लोग लेके गए। आ जाओ, ध्यान दो। जीवन एक संगीन जुर्म है। आज मैं आकाश सर के यहाँ पे फीस भर के एक नोट्स लूँगा गारंटी के साथ। चल लो बेटा, बोलो क्वेश्चन के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें लेके गए बताओ। पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ो। स्टॉक लेके गया है, सो निकालो, पहले पीसी निकाल लो। हाँ लो, क्या क्या लेके गया बेटा? सबसे पहले तो बी कम का, ए और बी दोनों का ही निकाल लो ना, ए और बी का दोनों का निकाल लो। हाँ क्या क्या लेके गया? ए केस में
एक केस में दिख रहा है स्टॉक, देखो लिख रहा हूँ एसेट टेकन ओवर एट रिवैल्यूड फिगर। बोलो, अब बोलो क्या ले गया? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे एक फॉर्म में देखो, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखिए 1,70,000। बी में कितनी दिख रही है बेटा? 98,000। इसमें रिवैल्यूड फिगर तो नहीं है ना, इसमें कोई चेंज है नहीं, होता तो मैं वो ले लेता। स्टॉक में कोई चेंजेस है क्या? है तो बोलो ना मेरे को ऐसे। कहाँ पे दिया है स्टॉक में चेंजेस? स्टॉक, अच्छा नीचे दिया है एसेट्स ऑफ ए डॉट और नीचे एसेट्स ऑफ बी बोल्ड करके लिखा है ना। सो एसेट्स ऑफ ए में स्टॉक इन ट्रेड रिटर्न डाउन बाय 15%। उठाओ अपना चाइनीज कैलसी और बताओ -15%, 1,44,500। और इधर में बी का स्टॉक के बारे में कुछ बोला है क्या? रिटर्न अप बाय 10%। सो कितना है? 1,07,800। स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर्स के लिए कुछ बोला है कि इन्होंने? स्टॉक के बाद है ऊपर असेट्स ऑफ ए पढ़ रहा हूँ एडजस्टमेंट में, एंड पोर्शन ऑफ द सन्डे डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹9,000 एस्टिमेटेड अनरियलाइजेबल। और डेटर्स कितने दिए इसके? 89,000। 89 में से 9,000 अनरियलाइजेबल है। नीचे जाने वाला एरो 9,000 कर दिया मैंने वहाँ पे, है ना। एग्जाम में ऐसे ऊपर नीचे के एरो मत बनाना। उसके बाद नीचे बी के डेटर्स के बारे में कुछ बोला है क्या? सन्डे डेटर्स टू बी एडमिटेड एट, हे भगवान निकालो, 37,000 इंटू 85%, 31,450। डेटर्स के बाद अगली एसेट क्या है बेटा? कैश। कैश बैंक भी तो लेके जा रही है ना फर्म। सर आपको कैसे पता चला कैश बैंक लेके जा रही? मना किया क्या? कैश बैंक भी तो लेके जा रही है, ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में कि कैश बैंक नहीं लेके जा रहे? नेट एसेट टेकन ओवर में क्या रहेगा? एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। इन्होंने स्पेसिफिकली मना किया है कि वो क्रेडिटर्स नहीं लेके जा रहे, मतलब बची हुई एसेट्स और लायबिलिटी लेके जा रहे हैं। तो कैश बैंक भी लेके जा रहे। हम लोग पीसी निकाल रहे हैं अभी, वेट, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? परचेस कंसिडरेशन। मैंने अकाउंटिंग किया क्या अभी तक? नहीं। सो उस बिजनेस की वर्थ तो निकालो। बोलो बेटा कैश बैंक कितनी दिख रही है इसके अंदर में? चेक कर लो, आ जाओ। बोलो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन, क्या बोले बेटा? कैश इन हैंड है ना, लिखवाया होगा, दिखाओ। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ते समय कुछ बोला नहीं था कैश के बारे में। एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटीज टेकन ओवर, एसेट है, स्टॉक है, डेटर्स है, इंश्योरेंस है। तो हमने ऐसा कुछ बोला था क्या कि कैश नहीं लेके जा रहे वो? लो लो लो, लिखो लिखो मुन्ना, ध्यान देना। पीसी निकालते समय अगर आपको स्पेसिफिकली, मे भी शायद फिर हमने कि नहीं कैश नहीं लेके जा रहे अजम्पशन लिया होगा या बोला होगा बोलते समय। पीसी निकालते समय अगर आपको बोला है कि एक पर्टिकुलर लायबिलिटी नहीं लेके जा रहे या कोई पर्टिकुलर असेट नहीं लेके जा रहे, तो उसके अलावा बाकी असेट्स और थर्ड पार्टी लायबिलिटी लेके जा रहे, अजम्पशन ले लेना। बाकी असेट्स और बाकी लायबिलिटीज, पर लायबिलिटीज में थर्ड पार्टी है, कैपिटल रिजर्व सरप्लस नहीं, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। एक सेकेंड रुको, फिर आपको लिखवा देता हूँ, है ना। लिखो, कहाँ पे लिखोगे? आपके पास जगह है इस क्वेश्चन के आगे पीछे? 2-3 पेज की जगह है, 2-3 पेज के बाद लिखो। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन पीसी कैलकुलेशन। लिखो लिखो, घबराओ मत, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत नहीं है। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन पीसी कैलकुलेशन। सबसे पहले तो लिख लो इन
net asset method, calculation of PC will be, comma, on the basis of assets taken over at revalued figure। अब कौन सी एसेट टेकन ओवर, एरो बना करके लिखो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। ले मुन्ना, क्या लिखना है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, बराबर। क्या लिखोगे आप, ऑल एसेट्स, है ना। फिर सॉल्व कर ही लेना इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ अभी, है ना। फिर जबरदस्ती मैं उसके अंदर में अजम्पशन लिखवाऊँ, अज्यूम दैट कैश नॉट टेकन ओवर, तो अजम्पशंस वगैरह लिखने से अच्छा हम लोग फिर ये जनरल रूल फॉलो करते हैं हर जगह पे। डन, लिखो ऑल एसेट्स, डोंट वरी, अगर आप कैश नहीं लेके जाते हो तो भी सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बोला नहीं है तो हम लोग जो अजम्पशंस लेंगे वो बिल्कुल सही है। और डिसोल्यूशन के लिए आप आपके हिसाब से कर लो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म मर रही है यहाँ पे, तो इसके लिए कोई ना स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, आप कहीं पे भी चेक कर लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्म पैदा करने के लिए या फर्म की फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए है, लेकिन कोई भी फर्म अगर डिसॉल्व हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो उसके लिए कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। जितने भी 32 के 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं, कोई भी बिजनेस अगर बंद हो रहा है तो उसके लिए एक भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, उसके लिए कोई सेपरेट सेट ऑफ रूल्स नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी मर रहा है, क्योंकि अब वो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करेगा। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। और मरने वाली फर्म को फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है क्या, नो, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसीजर्स और आपके फिनेंस अपने क्या कहते हैं जर्नल एंट्रीज करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सो अगेन वो सारी चीज़ें अजम्पशन पे। अब इस क्वेश्चन में बस इतना ही बोला है कि क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर, तो हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सारी एसेट्स लेके गए। बट हाँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सर अगर सारी एसेट लेके गए तो जो फर्म मर रही है, जो फर्म डिसॉल्व हो रही है, वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ से पे करेगी अगर वो कैश लेके चले गया तो। पर रियलाइजेशन एक्सपेंस होते हैं ना। अब अगर यहाँ पे ऐसा अजम्पशन ले लिया कि सर वो कैश भी लेके जा रहे हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कहाँ से पे करेगा, कुछ समझ में आ रही क्या बात। अगर कैश भी वो लेके चलेगा तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने के लिए पास पैसे बचेंगे क्या, नो। तो फिर यहाँ पे कुछ लोग अजम्पशन लेते हैं, अरे यार फिर वो कैश नहीं लेके गए, बरोबर है। तो इसीलिए हो सकता है उस समय मैंने बोल दिया, लेकिन एक मैं जनरल रूल लिख करके दे रहा हूँ, बस आपने यही रूल्स हर जगह पे फॉलो करना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कभी कुछ डिलेमा आया तो हम लोग वहाँ पे प्रॉपर अजम्पशंस लेकर के उस सिचुएशन के साथ डील कर लेंगे। डन। सो लिखो ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। कौन कौन सी एसेट लेके जा रहा है वो, एसेट टेकन ओवर में ऑल द एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, एक्सेप्ट फिक्टिशियस assets, loss assets, except fictitious asset, loss asset, P&L debit balance, miscellaneous expenditure, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप की एसेट वो क्या करेंगे, नहीं लेके जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस, लॉस, P&L डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सारी कौन सी एसेट है, जीरो वैल्यू एसेट है। नेट एसेट टेकन ओवर के अंदर में सामने वाली फर्म पागल थोड़ी है कि जबरदस्ती ये वाली एसेट लेके जाएगी। तो ये हमारा जनरल अजम्पशन है, बट ये कब अप्लाई करना है आपने, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो। जम रहा है मामला, लॉजिकल है, चल तो ले लेंगे हम लोग। उसके बाद लिखो सेकेंड पॉइंट इसके अंदर में लिखो
ऑल द लाइबिलिटीज, लिखो ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट, कौन, ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट, कौन कौन सी लाइबिलिटी लेके जाएंगे बताओ तो जरा। ऑल, थर्ड पार्टी लिखना है इसे, थर्ड पार्टी एक्सेप्ट, बोलो बेटा, ओनर्स फंड, ओनर्स फंड्स, हो गया। कौन से वैल्यू पे, एट रीवैल्यूड फिगर, और रीवैल्यूड फिगर नहीं दिया है तो इफ रीवैल्यूड फिगर नॉट गिवन देन एट बुक वैल्यू, इफ रीवैल्यूड फिगर नॉट गिवन देन एट बुक वैल्यू। ऊपर में भी रीवैल्यूड फिगर के आगे ब्रैकेट में लिख लो इफ नॉट गिवन देन एट बुक वैल्यू, दोनों केस में लिख लिया सभी ने, सिंपल है, ऑल सेट। एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म है तो पहले से ही अपने रूल्स गाइडलाइन प्रिंसिपल्स बना करके एग्जाम में एज इट इज को अप्लाई करके निकाल देना आंसर। एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर में आपका प्रोसीजर्स, आपका मैनर, आपके नोट्स, अजम्पशंस, वर्किंग नोट्स सब देखे जाएंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन के लिए आज भी कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। चाहो तो आप चेक कर सकते हो डिसोल्यूशन के लिए कहीं पे, ना कंपनी के और ना ही फर्म के और ना ही प्रोप्राइटरी फर्म के, बराबर है, कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बाद इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट एसेट, ये हम लोग ले लेंगे, ये नेट एसेट है, यही आपका पीसी है। अच्छा एक और सेंटेंस बता देता हूँ, पीसी कैलकुलेट करना अलग बात, पीसी कैलकुलेट करना अलग बात और पीसी डिस्चार्ज करना अलग बात। ये मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले तीनों मेथड बताई थी, ये पीसी कैलकुलेशन की या पीसी डिस्चार्ज की है, पीसी कैलकुलेशन की है। पीसी डिस्चार्ज कैसे करना है ये सवाल, पीसी डिस्चार्ज कैसे करना है ये सवाल है, जवाब जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे। सो आपने पीसी कैलकुलेट कर लिया 10 करोड़ रुपए, और उसके बाद में बोलेंगे कि 10 करोड़ रुपए कैश में दे रहे, 10 करोड़ रुपए चेक से दे रहे, 10 करोड़ रुपए हम लोग बाद में देंगे, लोन बोल के दिखाएंगे। तो ये डिस्चार्ज करने का तरीका, बच्चे इंफॉर्मेशन को मिक्स कर देते। पीसी कैलकुलेट करना ये मेथड में तीनों में से कोई तो एक मेथड से। डिस्चार्ज कैसे करना, जैसे क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया रहेगा डिस्चार्ज का वैसे, बरोबर, ऑल सेट पक्का। तो एक काम करना, जो बच्चों ने लिखा होगा ना ये क्वेश्चन फ्रेश पेज पे स्टार्ट कर देना, लिख ही लेना है ना, और वो पुराना वाला जो लिखा है उसको क्रॉस मत करना, लिखना अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव वे है ना। और फिर भी अगर कुछ डाउट आए तो वहाँ पे लिख देना रेफर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पीसी कैलकुलेशन ऑन नेक्स्ट पेज, तो वहाँ पे लिख लेना कि आपको कल चल के अगर फ्यूचर में कभी कुछ तकलीफ आए तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना। डन, लिखा सभी ने, लिखो लिखो, हैव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, फटाफट से लिखना है सभी ने, और ये याद से रेफर करने के लिए लिख देना, कोई दिक्कत। आपको चाहिए तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग कैश को ना लेकर के भी सॉल्व करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों केस में आप लोगों का जो भी फाइनल आंसर है वो करेक्ट रहेगा। क्लियर, पक्का, चलो आगे, ऑल सेट, आ जाओ, लिखा क्या रहेगा, अब आ जाओ अपने नोट पे। ऑल एसेट टेकन ओवर एट रिवैल्यूड फिगर, है ना, जो भी मना किया वो छोड़ के बची हुई सारी एसेट्स ले लेंगे, बट इस एसेट के अंदर में हम लोग फिक्टिशियस एसेट नहीं लेंगे, काल्पनिक एसेट नहीं लेंगे, जीरो वैल्यू एसेट नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन में ऐसी कोई जीरो वैल्यू एसेट दी है क्या, चेक कर लो, है ना। तो फिर बची कौन सी है, ये फर्नीचर और ये जो बाकी स्टॉक है, कैश है, वो सारी चीज़ें ले लेते, बट रिवैल्यूड फिगर पे लेना है। और जिसका रिवैल्यूड फिगर नहीं दिया है वो कौन से वैल्यू पे लेंगे बेटा, वो हम लोग ले लेंगे बुक वैल्यू पे। डन, चलो आ जाओ, अगली एसेट बता रहे बेटा, कैश है, उसके बाद में बैंक है, कैश बैंक का अमाउंट बता दो 13,000,
और सॉरी कैश का कितना है 9 से 87, 987 ही तो लिख रहा हूँ, और 987 के बाद कितना है 234, और बैंक का कितना बैलेंस है बेटा 13,000 और 7,500। उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर पे एडजस्टमेंट है क्या चेक कर लो, नीचे चेक कर लो, स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, नीचे दिया हुआ है पोर्शन ऑफ सन्डे डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आर टू बी वैल्यूड एट 2000। फर्नीचर फिक्सचर का वैल्यू कितना करना है 2000 ए का, तो लिख दूं क्या यहाँ पे 2000, और बी का फर्नीचर फिक्सचर का वैल्यू कितना करना है, एंड रेस्ट असेट बी टेकन एट बुक वैल्यू। सो बी का फर्नीचर फिक्सचर उतना ही रहेगा जितना है 1766 क्या। देन इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बोला है क्या, नीचे देखो तो ज़रा, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000। ए में दिख रही क्या इन्वेस्टमेंट, सो कितना है 1000, डन, लिख लिया। नाउ माइनस ऐसा लिखो, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, डन। बताओ कौन कौन सी लाइबिलिटीज ले रहे हैं, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है, देखो डी पॉइंट पढ़ रहा हूं, फर्म इज नॉट टू कंसिडर एनी क्रेडिटर्स अदर देन द ड्यूज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज मेड। मतलब क्रेडिटर फॉर परचेज छोड़ के बचे हुए कोई भी क्रेडिटर्स वो नहीं ले रहे। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, बिल पेएबल को परचेस वाला अजम्पशन करना कि नहीं करना, नहीं करते तो हम लोग फिर सिर्फ क्रेडिटर्स ऑन परचेस नहीं लेंगे, बचा हुआ ले लेंगे, सॉरी क्रेडिटर्स फॉर परचेस लेना है, बचा हुआ नहीं लेना है। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है ना क्रेडिटर्स फॉर परचेस ही लेके जा रहे हैं, तो वही लिखो फिर सिर्फ, अस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, क्या बोला है बेटा, क्रेडिटर्स फॉर परचेस। कितना है बेटा क्रेडिटर्स फॉर परचेस, देखो जरा, ए का है 1,10,000, बी का कितना है बेटा 47,000। बता दो, ये आ गया आपका पीसी। इन्होंने यही बोला है ना, सिर्फ इतने ही क्रेडिटर्स लेके जा रहे, बाकी और कुछ भी नहीं लेके जा रहे। डन। निकालो फटाफट से, निकाल के बता दो। 1 लाख, ये माइनस किया ना बेटा, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, असेट माइनस लाइबिलिटीज है, हाँ माइनस किया, बोलो कितना है 1 लाख, जोर से 122, 144,500 प्लस 80,000 प्लस 987 प्लस 13,000, दो और एक ये 3,000 माइनस 1,10,000, 131,487, 1,07,800 प्लस 31,450 प्लस 234 प्लस 7,500 प्लस माइनस 47,000, 1,01,750। खेल खत्म, डन, लिख लिया पीसी। ये पीसी किसको देंगे सॉरी, ये पीसी किसको देंगे, ओनर को, ट्रांसफरर के ओनर को। बोलो ट्रांसफरर का ओनर कौन है, ए कंपनी का ओनर है, मुन्ना अच्छे से ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ए कंपनी का ओनर कौन है, ए, बी का ओनर कौन है, बी, तो ए को कितना मिलेगा 131,487, बी को कितना मिलेगा 1,01,750। खेल खत्म। चलो आगे आ जाओ, ध्यान देना अब सब लोग अच्छे से।
क्वेश्चन पढ़ो, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वुड बी 3 लाख एंड टू बी कंसिडर्ड देम इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी ए का कैपिटल, सॉरी 2:1, यानी ए का कैपिटल कितना रहेगा 2, बी का कैपिटल कितना रहेगा 1 लाख। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। सो अब ए को देना है 1,31,487। यहां से अच्छी चीजें, नई चीजें आपने देखी नहीं इसके पहले, प्लीज ध्यान देना, है ना। ए का कैपिटल कितना नए फर्म में 2 लाख, ए को देना कितना है 131,487। तो हम लोग ए को बोलेंगे ना, अब मैं नई फर्म हूं, मैं कौन हूं, ट्रांसफरी, बरोबर है। अब ट्रांसफरी ए को कितना देने वाली है 131,487, और ए से कितना कैपिटल लेना है 2 लाख। तो ए को बोलेंगे ना, भैया तुझे मैं 131,487 दूंगा, तुझसे 2 लाख लूंगा, तो क्यों इतना थक रहे हो, नेट बता देना, ए से ले लो। ए का कैपिटल कितना होना चाहिए, ये देखो, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, मुन्ना पहले ध्यान दे दे, जी माने गिवन, ए का कितना होना चाहिए 2 लाख, बी का कितना होना चाहिए 1 लाख, बरोबर है ना, ये दिया हुआ है। देयरफॉर, बरोबर है, देखो मैं ऐसे रिवर्स जाने वाला एरो बना रहा हूं, मतलब पीछे से करना है, रिवर्स कैलकुलेशंस, राइट, रिवर्स कैलकुलेशन, बैलेंसिंग फिगर बता दो। देयरफॉर फर्दर कैश टू इंट्रोड्यूस और कैश पेड, या तो कैश लेंगे या तो देंगे। पहले बोल दिया ना, फर्म के अंदर में ए का कैपिटल कितना रहेगा 2, बी का कितना रहेगा 1। सो भैया ए को कितना पीसी देना है 131,487, क्यों दे रहे हो उसको, उसको पीसी दे के वापस उससे कैपिटल बोल के कितना लेने वाले हो 2 लाख। सो 131 देना है, 2 लाख लेना है, नेट बता दे 68,513। सो इतना हम लोग उससे कैश ले लेंगे। चेक कर लो तो अपने आप इसका टोटल हो गया क्या 2 लाख, सही है ना। और उसके बाद में बी का तो ज्यादा है रे भैया, बी को वापस दे देंगे कितना 1750। ये मैंने मन से नहीं किया, मेरे तरफ मत देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 लाख का टोटल कैपिटल है, उसमें से 2 लाख किसका रहेगा, ए का, 1 लाख किसका रहेगा बी का। तो बी को हम लोग पीसी देने वाले 1,01,750, उसको पीसी इतना देके उससे कैपिटल कितना लेंगे 1 लाख। तो एक काम करो भैया 1750 वापस कर दो, क्यों थक रहे हो इतना, लेंगे फिर देंगे, उससे अच्छा नेट सेटलमेंट कर लो, सही है पक्का। ये लिख लिया सभी ने, वर्किंग नोट नंबर 1 डन। चलो आ जाओ, अब जर्नल एंट्रीज पास कर लो, लिख लो, आप लोगों की बुक में लिखा भी होगा, तब ये वर्किंग नोट 1 से चालू करो, लिखना शुरू करो फटाफट से। अब एक के बुक में मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, अभी के अभी आप बी के बुक में एंट्री पास करोगे, और अभी के अभी आप नई बुक के अंदर एंट्री पास करोगे, और अभी के अभी नई बैलेंस शीट बना लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सो लिखो इन द बुक्स ऑफ ए, फुल फ्लेज क्वेश्चन है 12-14 नंबर के लिए, ठीक है, ध्यान देना। ये समझ में आए सभी को, पक्की बात। यहाँ पे किसी बच्चों को कोई डाउट है तो ए मुन्ने क्या हुआ मेरे को पूछो। हाँ बोल रहे, आपको क्या हुआ बेटा, आप क्यों सीन दे रहे हो, रुमाल है, रुमाल है वो, अच्छा अच्छा, मुझे लगा क्या हो गया अचानक। नहीं नहीं क्लियर है बेटा, लिखा बेटा मुन्ना, लिखा अच्छे से, बोल बेटा पीसी कैसे निकाला, एसेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू है रिवैल्यूड फिगर, रिवैल्यूड फिगर, रिवैल्यूड फिगर नहीं दिया है तो बुक वैल्यू, कौन सी एसेट लेके जाना है कुछ बोला नहीं है तो ऑल वैल्यू वाली एसेट लेके जाएंगे, मतलब फिक्टिशियस एसेट नहीं लेके, वही लिख के दिया है, क्या नहीं लेके जाएंगे वो दे दिया है, बरोबर है, एक्सेप्ट लॉस एसेट, फिक्टिशियस एसेट, काल्पनिक एसेट, बरोबर है क्या, यस और। और वैसे भी यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह है भी नहीं, देखो इस क्वेश्चन के अंदर में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ है क्या, नो कुछ भी नहीं है, डन। आ जाओ, सब अच्छे से ध्यान दो, लिखो अब इन द बुक्स ऑफ ए, फटाफट से एंट्री पास करो,
हाँ हाँ, मेजर आपकी एंट्री वो ही रहेगी, लिख लो ना एक बार, क्या क्वेश्चन वापस सॉल्व हो जाएगा। आप बाकी सब्जेक्ट के अंदर में करते हो ना रेप्लिका क्वेश्चन, नाम नंबर आधे और डबल किए हुए रहते हो, और आप वही क्वेश्चन वापस करते हो कि नहीं, यहाँ पे एक बार करना पड़ रहा है। मानता हूँ हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है और भी आगे करने के लिए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आगे मॉड्यूल में और कहीं नहीं दिया हुआ है। ये अपने बिरादरी का इकलौता एक ही क्वेश्चन है, बराबर है क्या। इसके बाद में डायरेक्ट उन्होंने अगली टाइप चालू कर दी है, इसके बाद में डायरेक्ट उन्होंने अगली टाइप चालू कर दी। मैंने देखा था ना 40 नंबर का क्वेश्चन अलग कैटेगरी का है, करके मैं वापस सॉल्व करने, तो मुझे कोई शौक नहीं था। सो लिख लो, वर्किंग नोट 1 लिखा सभी ने, आगे पढ़ो। अब क्वेश्चन के अंदर में एक ही बुक के लिए इन्होंने कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया है, बस इतना ही बोला है एक ही एसेट रिवैल्यू हो रही है, और आगे बोल दिया है कैपिटल पॉइंट ए के अंदर में बोल दिया है कैपिटल 3 लाख रहेगा, 2 लाख 1 लाख। असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या बोला, एसेट्स ऑफ द इंडिविजुअल बिजनेस वुड बी इवैल्यूएटेड बाय सी ने इवैल्यूएट किया। तीसरे पॉइंट के अंदर में रिवैल्यूट फिगर दे दिया। चौथे पॉइंट में बोल दिया कि क्रेडिटर्स नहीं लेके जा रहे, और आपको बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ए एंड बी। चलो सबसे पहली अब जो मैंने स्टेप्स बताई थी वो स्टेप्स वही रहेगी, राइट। कौन कौन सी स्टेप्स है अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहली स्टेप क्या थी, ट्रांसफर ऑफ असेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, बरोबर है। स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा, ट्रांसफर ऑफ असेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। यहां पे पी से निकालने के लिए कौन सी वैल्यू ली, रिवैल्यूड फिगर, उल्टा मत कर देना। रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर हो रही है, बुक वैल्यू। और आप लोगों के लिए स्टेप नंबर 1 के अंदर में कभी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक अमेंडमेंट एक वर्ड ऐड कर देता हूं, है ना, ट्रांसफर ऑफ एसेट टेकन ओवर। क्या बोला मैंने, ट्रांसफर ऑफ एसेट टेकन ओवर, बरोबर है। ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, बरोबर। एंड असेट टेकन ओवर एंड बैलेंस असेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस। अब देखो, अब इसके अंदर में ना आप अगर तुलसियन का बुक देखोगे, पहले बता देता हूं भैया, बाद में कल चल के मेरे नाम से और गाली मारोगे। अलग अलग बुक के अंदर में, तुलसियन बुक के अंदर में क्या दिया हुआ मालूम है, सारी असेट ट्रांसफर कर देते हो, फिक्टिशियस असेट भी रियलाइजेशन में डाल देते हैं। अगर आप कोई एक गुप्ता ग्रेवाल का बुक देखोगे तो वो क्या करते हैं, कैश बैंक रियलाइजेशन में डालते नहीं है और फिक्टिशियस असेट भी नहीं डालते हैं, और लॉजिक क्या लिख के दिया, कैश बैंक ऑलरेडी रियलाइज्ड है, तो फिर हम लोग वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, राइट। तो दोनों बुक के अंदर में अलग अलग व्यू दिए हुए हैं, और कुछ कुछ जगह पे ऐसा देखने मिलेगा जो सामने वाली कंपनी लेके गई बस वो ही असेट ट्रांसफर करो, बाकी हम लोग पर्सनली बेचेंगे। मरने वाली फर्म है, डिसॉल्विंग फर्म है, अलग अलग बुक के अंदर में अलग अलग क्राइटेरिया है। आप चाहो तो इसके लिए गूगल भी कर सकते हो, किसी के पास दो बच्चों के पास दो अलग अलग बुक है, बुक ओपन करके देखोगे तो आपको दोनों बुक के अंदर में कहीं ना कहीं अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगी, बरोबर है। तो यहाँ पे काळजी और चिंता, काळजी स्ट्रेस मत लेना, यस और नो, चिंता मत करना, जो मैं बता रहा हूँ उसको एज इट इज फॉलो कर लेना, यस और नो। तो सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारी एसेट ट्रांसफर कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, सारी एसेट ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट लॉस असेट। ऑल असेट ट्रांसफर कर देंगे एक्सेप्ट लॉस असेट, जो असेट वो लेके गए वो भी, एंड बैलेंस असेट भी, बट एक्सेप्ट लॉस असेट। जम रहा है मामला, आसान रहेगा याद करने के लिए सभी को, है ना। सर एक काम करना, एक बार एक क्वेश्चन होने के बाद हमको फुल एंड फाइनल स्टेप्स भी लिखवा देना, ठीक है, मैं स्टेप्स भी लिखवा दूंगा, ठीक है, एक बार अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कब क्या करना है। हमारा बीच में है कि नहीं, एक कि एक्चुअल में होता क्या है, जब कभी भी कोई सम आधा अधूरा छूट जाता है या बीच में ब्रेक आ जाता है, तो वो हमारा लेक्चर एक दिन से डिले नहीं होता है, 2 दिन से डिले होता है ना। वापस हम लोगों को पुराने वापस सारे गाने गाने पड़ते हैं। आ जाओ लिखो, फिर सबसे पहले वाली एंट्री लिखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, पहली एंट्री लिख लो, ट्रांसफर कर दो बेटा, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस। ना प्लीज ध्यान दे दे, लिख लो ना सब लोग, लिखवा के तो, हाँ ये इसकी जो स्टेप्स है यहाँ पे जो दी है मॉड्यूल के अंदर में, वो स्टेप्स मत फॉलो करना, मॉड्यूल खुद भी वो स्टेप्स हर क्वेश्चन में फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने मॉड्यूल की स्टेप्स दी है, बट इस टॉपिक के अंदर में जो मैंने दिया है स्टेप्स मॉड्यूल में से, वो स्टेप्स में चेंज करवा के दूंगा। मॉड्यूल के 4 क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको सारी स्टेप्स फॉलो होती नहीं दिखेगी, बट फिर भी अगर किसी को लगता है नहीं सर हम तो वही स्टेप फॉलो करेंगे, तो फिर कर लेना,
जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो ही देखना, बाकी और कुछ मत देखना, ठीक है सर? मतलब आपने जो नोट्स के अंदर में स्टेप्स दिया है, हाँ वो मॉड्यूल के अंदर की स्टेप्स एज इट इज कॉपी पेस्ट की हुई है, तो जो स्टेप्स मैं लिखवा के दूंगा वो ही फॉलो करना है, जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जब कभी भी ये लेक्चर देख रहा है। डन? आ जाओ। सो ट्रांसफर करो रियलाइजेशन अकाउंट, असेट ट्रांसफर कर दूं क्या? सर रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि धंधा बंद हो रहा है, सारी असेट्स हम लोगों को क्या करना है? ट्रांसफर करना है या बेच देना है। जो असेट सामने वाली कंपनी नहीं लेके गई उसको हम लोग बेच देंगे। चलो करो ट्रांसफर। क्वेश्चन में देखो कौन कौन सी असेट्स है बेटा। ट्रेड दिख रहा है, अपने स्टॉक इन ट्रेड दिख रहा है, डेटर्स दिख रहा है, उसके बाद कैश बैंक दिख रहा है, कैश इन हैंड दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। सारी असेट ट्रांसफर कर दूंगा एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट, मतलब जो असेट सामने वाली कंपनी लेके गई वो भी, जो नहीं लेके गई वो भी, बट फिक्टिशियस ट्रांसफर नहीं करूंगा। फिर से बोलता हूं, ऑल एसेट ट्रांसफर, ऑल एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी वो भी, एंड नॉट टेकन ओवर वो भी, बट एक्सेप्ट फिक्टिशियस। सो एक सेंटेंस में बोलना है तो ऐसा बोल सकता हूं क्या? फिक्टिशियस काल्पनिक लॉस असेट छोड़ के बची हुई सारी असेट ट्रांसफर कर दो। करो बेटा ट्रांसफर। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। प्लीज सब लोग मेरे साथ साथ एंट्री लिखो, पुराने वाले एंट्रीज में चेंजेस मत कर लेना, प्लीज लिख लेना बेटा एक बार, ठीक है? बोलो कौन सी वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे? बुक वैल्यू पे। और पीसी निकाल समय कौन सी वैल्यू लिया? रिवैल्यूड फिगर। सर ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर क्यों करना है? जब तक मैं बुक वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं करूंगा तब तक पुरानी वाली बैलेंस शीट क्लोज नहीं होगी। सो मुझे पुरानी बैलेंस शीट क्लोज करना है तो मुझे इन सारी असेट्स को बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर करना होगा। यस और नो? सो करो ट्रांसफर। उसमें कुछ भी चेंज मत करना, नहीं तो कुछ बच्चे वहां पे बोलेंगे सर नीचे स्टॉक का नया वैल्यू दिया हुआ है, नए वैल्यू को चूल्हे में डालो, मुझे बुक्स क्लोज करना है। क्वेश्चन में आपको है ना 3 टाइप की इंफॉर्मेशन दी रहेगी, है ना? सार बता रहा हूं इस टॉपिक का। कितने टाइप की इंफॉर्मेशन दी रहेगी? बोलो 3, है ना? होशियार बच्चा ये चीजें लिख लेता है, नहीं वो होशियार बच्चा जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। बाकी तो क्या सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले, फोर्थ अटेम्प्ट वाले वो 3-4 बार पढ़ते पढ़ते बाद में 5वें अटेम्प्ट में हो ही जाते हैं, क्योंकि 3-4 बार हो जाता है ना। बट जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना लिख लेता है। क्वेश्चन में 3 टाइप की इंफॉर्मेशन दी रहती है। पहली पीसी कैलकुलेशन वाली इंफॉर्मेशन, दूसरी ट्रांसफरी की बुक्स क्लोज करने वाली इंफॉर्मेशन, ट्रांसफरी वेंडर सेलर बरोबर है, और तीसरी ट्रांसफरी बोला मैंने, ट्रांसफरी बोला है ट्रांसफरर, ट्रांसफरर वेंडर यानी कौन? ट्रांसफरर। वेंडर की बुक्स क्लोज करने वाली इंफॉर्मेशन। पहली पीसी कैलकुलेट करने वाली इंफॉर्मेशन, दूसरी वेंडर यानी ट्रांसफरर यानी सेलर, वेंडर यानी ट्रांसफरर यानी सेलर की बुक्स क्लोज करने वाली इंफॉर्मेशन, और तीसरी ट्रांसफरी की बुक्स ओपन करने वाली इंफॉर्मेशन। तीसरी ट्रांसफरी यानी बायर, ट्रांसफरी यानी बायर की बुक्स ओपन करने वाली इंफॉर्मेशन। यस और नो? सो 3 टाइप की इंफॉर्मेशन यहां पे जनरली दी होती है। ये बात समझ में आई सभी को? एक बार फिर से बता देता हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। एक तो पीसी कैलकुलेशन की, एक ट्रांसफरर की बुक्स क्लोज करने की, और एक ट्रांसफरी की बुक्स ओपन करना। अच्छा, ट्रांसफरी की बुक्स ओपन करने वाली जो इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट, नए वाले फॉर्म की टाइप की इंफॉर्मेशन। पीसी वाली इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर लिया, अब मैं ट्रांसफरर की बुक्स क्लोज कर रहा हूं, उसके लिए इंफॉर्मेशन कौन सी दी है? बैलेंस शीट पुरानी वाली। सो सही जगह पे सही इंफॉर्मेशन यूज करना, राइट थिंग एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। डन? आ जाओ, चलो लिखो बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। लिखो स्टॉक में क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कितना दिया बेटा वैल्यू इसका? ए का। बोलो बता दो 1,70,000। सर स्टॉक को क्रेडिट कर दिया, हाँ स्टॉक असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस क्रेडिट कर दिया, मतलब क्या हो गया बेटा? क्लोज हो गया। दूसरा कौन कौन सा टर्म दिख रहा है? फटाफट से लिख दो सारे। टू डेटर्स, और ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, छाप दो बैलेंस शीट। टू कैश, टू बैंक, डाल दो सारी एसेट। अभी रूल लिखवा के दिया, ऑल एसेट्स। मैं स्टेप्स लिखवा के दे दूंगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सारी एंट्रीज मेरे साथ साथ लिखो। आप नहीं लिखे, नहीं सुने मैंने। अच्छा अभी लिख रहे हो क्या मेरे साथ साथ? तो लिख लो सारी चीजें। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस, बरोबर है? सारी की सारी एसेट ट्रांसफर कर देंगे फिक्टिशियस छोड़ के, जो लेके गए वो भी, जो नहीं लेके गए वो भी, है ना? हम लोग गुप्ता ग्रेवाल का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। बस वो क्या कहता है? सारी एसेट ट्रांसफर कर दो, है ना? दोनों भी सही है। फिर आपको कैश बैंक का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं अकाउंट्स बनाने की आपकी मेहनत कम कर दिया।
दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप कैश बैंक ट्रांसफर नहीं करते हो तो। बट उसमें आपकी मेहनत क्या बढ़ जाएगी, फिर कैश बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, उसके लिए दिल से सॉरी, बट आपकी मेहनत कम करने के लिए किया है बेटा, तो कर लो उसको, है ना। कैश बैंक को भी ट्रांसफर कर दो। डन। यस 1 लाख। हाँ बेटा हनी, हनी नाम है एक बच्चे का, हनी मुलवानी। सो टू कैश टू बैंक, कितना कैश बैंक है बेटा यहाँ पे 9, डेटर्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पे चेक कर लो 89,000। उसके बाद कैश कितनी दिख रही है 987, बैंक कितना दिख रहा है 13,000। फर्नीचर फिक्सचर टू इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर फिक्सचर कितना है बेटा 2750, और इन्वेस्टमेंट कितना है 513, बरोबर। नरेशन लिखेंगे बेटा, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, ये नरेशन अच्छे से लिखना, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर आप कैश बैंक ट्रांसफर नहीं करते हो तो आपको कैश बैंक का सेपरेटली एक अकाउंट ओपन करके रखना है। फिर वो अकाउंट्स के अंदर में जो भी प्लस माइनस होगा, वो प्लस माइनस के बाद बचा हुआ जो बैलेंस है वो आखिरी में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही ट्रांसफर कर दे रहे। दोनों भी तरीके से चलेगा। ये जो तरीका है इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया हुआ है, आपकी मेहनत बच जाएगी। अकाउंट्स कैश बैंक का बनाने की जरूरत नहीं है, बरोबर। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, कैश बैंक हम ट्रांसफर नहीं करेंगे सर, वो असेट तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, तो हम उसका सेपरेट अकाउंट बना लेंगे, चलेगा 1000% से। इसमें क्या है, आपका एग्जाम में 3 से 4 मिनट बच गया। कैसे, यू नो नीड टू वरी अबाउट कैश बैंक अकाउंट, वो भी आपने कहाँ भेज दिया, रियलाइजेशन में करके। ये थोड़ा सा हमने एक लेफ्ट टर्न लेकर के हम लोग हाईवे को पकड़ रहे हैं, राइट। चलो आगे कर दिया बेटा। उसके बाद सेकेंड वाली एंट्री लिखो प्लीज, सब लोग जर्नल एंट्री लिख लेना। डन। असेट ट्रांसफर कर दिया बेटा, सारी असेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस। दूसरा वाला स्टेप्स इसके अंदर में क्या रहेगा, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट थर्ड पार्टी, सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दो, सॉरी एक्सेप्ट ओनर्स फंड ना रे, और एक ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी एक्सेप्ट ओनर्स फंड। करो बेटा ट्रांसफर, सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दो एक्सेप्ट ओनर्स फंड। ये मेरे ख्याल से सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो ट्रांसफर करो लाइबिलिटीज, ओनर्स फंड छोड़ के, ओनर्स फंड छोड़ के क्वेश्चन के अंदर में कौन कौन सी लाइबिलिटी दिख रही है बेटा, थर्ड पार्टी सारी। हाँ एक तो दिख रहा है क्रेडिटर्स, जो माल खरीदा था उसके लिए दिख रहा है क्या, कुछ खर्चे देना बाकी है, और बिल पेएबल भी, बिल पेएबल भी थर्ड पार्टी है ना, कर दो, है ना। स्टेप्स दूसरा वाला क्या है, या नरेशन में क्या लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी एक्सेप्ट ओनर्स फंड, सारी की सारी ट्रांसफर कर दिया, सारी की सारी। शॉर्टकट तरीका, यकीन मानो मेरा, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सी एसेट वो लेके गया, कौन सी लाइबिलिटीज वो लेके गया, कौन सी नहीं लेके गया, तो मैंने आपका काम ही आसान कर दिया। सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज, असेट में क्या नहीं ट्रांसफर करना, सिर्फ फिक्टिशियस, और लाइबिलिटीज में क्या ट्रांसफर नहीं करना, शेयर होल्डर्स फंड, है ना, शेयर होल्डर्स फंड्स और ओनर्स फंड ट्रांसफर नहीं करना। तो ये असेट्स और लाइबिलिटी सारी के सारी ट्रांसफर कर दो, लाइबिलिटी में ओनर्स फंड छोड़ के सारा, और इधर असेट में काल्पनिक असेट छोड़ के सारा। सो आपको दिमाग लगाना है कि आप कौन सी ले गया कौन सी नहीं ले गया, क्वेश्चन वापस पढ़ना है क्या, नो, है ना। डोंट वरी, स्टेप्स आपको जो मैं कर रहा हूं ना वो लिखवा के दे दूंगा, एज इट इज फॉलो कर लेना स्टेप्स। डन। लिख लो बेटा कौन कौन सी लाइबिलिटीज दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहले तो माल खरीदा था उसके लिए ना, सो लिख लो क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिखना परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स फॉर परचेस दिया है ना क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरा क्या दिख रहा है, और देखो तो जरा, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड। अमाउंट बता दो, एक तो था आपका 1,10,000, ये कितना है 750, और बिल पेएबल अकाउंट विल बी
डेबिटेड। कितना है बेटा बिल पेएबल? 12,500। सारी लाइबिलिटीज कौन सी? बट थर्ड पार्टी। लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल कर रहे मुन्ना इसका 1,10,000 प्लस 7,000 सॉरी 750 प्लस 12,500 1,23,250। नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी एक्सेप्ट, बोलो बेटा, ओनर्स फंड। काम आसान, कुछ भी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं। आपको चाहिए मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके बता दूंगा, जो अच्छा लगे आपने फॉलो कर लेना। अपने आप में जिंदगी है ये क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इसको इतना समय दे रहे, अच्छे समझ लो। बरोबर है। हम लोग किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं अभी? ट्रांसफरर फर्म के, सेलिंग फर्म के बुक में एंट्री कर रहे हैं, राइट। चलो बैलेंस शीट क्लोज हो गई है। एक ओनर्स फंड अगर छोड़ दिया तो बैलेंस शीट आपकी क्लोज हो गई है। और बताओ बेटा और क्या क्या किया उन्होंने? असेट लेके चले गए, लाइबिलिटीज लेके चले गए, बरोबर है ना। सो असेट लेके गए, लाइबिलिटी लेके गए। अब सामने वाला असेट और लाइबिलिटी ले गया तो उसको क्या बोलेंगे? भैया असेट और लाइबिलिटी लेके चला गया, अब तो उससे क्या लेना है? पीसी। पीसी लेना पड़ेगा ना उससे। पीसी कितना लेना है? वर्किंग नोट चेक करके मुझे बता दो, पीसी कितना लेना है। ये देखो 1,31,487 इतना पीसी लेना है। किससे लेना है बेटा इतना पीसी? यहाँ ए बी से ना। ए तो सेलर है, ए बी बायर है, ए बी से लेना है। सो ए बी अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो ए बी को डेबिट करो। ए बी एंड कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना पीसी लेना है बेटा उससे बता दो। 1,31,000 कहाँ गया? हाँ ये देखो 1,31,487। बदले में क्या दिया उसको? असेट लाइबिलिटी। बट अरे असेट लाइबिलिटी तो मेरी सारी चली गई, कहाँ पे? रियलाइजेशन में। तो क्या क्रेडिट करूंगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट 131,487। नरेशन लिखेंगे सब लोग प्यारा सा। परचेज कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम द ट्रांसफरी फर्म। परचेज कंसिडरेशन ड्यू फ्रॉम द ट्रांसफरी फर्म। यस और नो? क्लियर? चलो आगे। ओके सो पीसी ड्यू कर दिया, हम लोग पीसी रिसीव कर लेंगे। अब रियलाइजेशन तो आपने कर लिया, रियलाइजेशन अकाउंट बना लो तो एक बार जरा रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। सर क्यों बना रहे रियलाइजेशन अकाउंट? प्रॉफिट लॉस जानने के लिए रियलाइजेशन का। कैसे निकालोगे प्रॉफिट लॉस जरा बता दो तो। हाँ अकाउंट बनाने के पहले जरा ओरली बताओ। आप कैलकुलेटर पे टप टप करके भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। चल बता मुन्ना। हाँ कितना है बेटा? 21,513। परफेक्ट। 21,513 क्या है बेटा? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस आया। किसका? ए का, बरोबर है ना। सो इतने का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो एंट्री क्या रहेगी बेटा बताओ तो जरा। कैपिटल को डेबिट कर देंगे क्या? सो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर कैसे निकाला जरा हमें भी बता दो। कैलकुलेटर पे अगर निकालना है तो देखो एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। जहां जहां रियलाइजेशन अकाउंट बना वहां वहां प्लीज ध्यान देना, एंट्री के अंदर में अगर डेबिट हुआ रहेगा तो माइनस प्रेस करो। हाँ यहाँ पे रियलाइजेशन की टोटल तो आपने लिखी नहीं रहे, टोटल बताओ ना इसकी कितनी आ रही है। तो 2 लाख। वेरी गुड, बरोबर है। क्वेश्चन के बैलेंस शीट की टोटल होगी वो चेक करना है क्या, क्योंकि सारी एसेट आ गई ना। सो 276 250 और ये डेबिट हुआ है क्या? एम माइनस प्रेस कर दो एक बार। और उसके बाद अगले एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है क्या? चलो प्रेस करो 1,23,250 क्रेडिट हुआ है तो एम प्लस प्रेस करो। उसके बाद अगले एंट्री में क्रेडिट हुआ है और 131,487 एम प्लस प्रेस करो। एमआरसी प्रेस कर दिया 21,513 माइनस में आया क्या? माइनस में आया मतलब क्या है? लॉस। प्लस में आया रहे तो क्या रहता? प्रॉफिट, बरोबर है।
तो तुम बताओ, ऐसे जरूरत तो नहीं है, बोला हुआ तो नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, ऐसे याद रहेगा कि सभी को कि अकाउंट बना के बताओ? पक्का? सो एंट्री के अंदर में जहां जहां डेबिट हुआ एम माइनस, जहां जहां क्रेडिट हुआ एम प्लस, कर पाओगे ना सब लोग? चलो ठीक है। सो रियलाइजेशन का लॉस हो गया, है ना। सो किसी को अगर चाहिए ऊपर मार्जिन में लिखना है तो जो जो एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट, मार्जिन में लिखने के लिए कंपलसरी नहीं है, अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो लिख सकता है। जहां जहां डेबिट हुआ वो फिगर आपने प्रेस करके क्या प्रेस करना है? एम माइनस। जहां जहां रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ वो फिगर कैलकुलेटर के अंदर में प्रेस करके क्या प्रेस करना है? एम प्लस। और उसके बाद में एमआरसी प्रेस करना है। अगर फाइनल आंसर आपका माइनस आता है तो ये क्या है? लॉस है। फाइनल आंसर आपका प्लस आता है तो क्या है? प्रॉफिट है। किसी को मार्जिन में ऊपर इतना सा लिखना है तो लिख लो, फटाक से लिख ही लो ना यार, मेरे लिए कहाँ ऐसा करते? सर आप बहुत लिखवाते हो, आप लिख लो प्लीज मेरे लिए इस बार। डन? लिख लो सब लोग। डन। क्वेश्चन के एक एक पॉइंट के ऊपर नजर रख के हम लोग क्या कर रहे हैं? हर एक चीज को इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख रहे, और कुछ नहीं। डन? चलो बोलो बेटा, प्रॉफिट है लॉस है इस बार? लॉस है। कितने का लॉस है बेटा हमारा? 21,530। ये लॉस किसकी छाती पे जाएगा रे? ओनर के। सो ओनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। रुको, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो, बढ़ना कम होना समझेगा। ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन लॉस का है तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से? 21,000। कितना आया था बेटा? 513। वेरी गुड। और टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन का ट्रांसफर कर दिया। नरेशन लिखेंगे बच्चा लोग, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कर दिया ट्रांसफर। क्लियर? डन? बढ़ो आगे। हाँ बेटा सही। चलो सारी चीजें हो गई है। अब एक और चीज, एनी आइडिया? आपके सामने स्क्रीन पे आंसर है, एक चीज का एडजस्टमेंट और कर लेते। बताओ तो नई फर्म के अंदर में ए का कैपिटल कितना है मुन्ना? 2 लाख। सो ए से और लेना है कि देना है? ये देखो ना, फर्दर कैश टू बी इंट्रोड्यूस। ए से कितना लेंगे? 68,513। नई फर्म के लिए लेना है कि नहीं? यस और नो? सो नई फर्म के अंदर में कैश आएगा, ए को उतना पैसा देना होगा, बरोबर है। सो ए किसको देगा इतना पैसा? नई फर्म को देना पड़ेगा। सो लिख लो, जब कभी भी किसी पार्ट या पर्सन को पैसा देना है तो वो पार्ट या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। अरे आपको समझ में आ रहा है ना कौन सी चीज बोल रहा हूं? ए को इतना पैसा देना है, उसका कैपिटल 2 लाख बनाने के लिए। ए को कितना पैसा देना है? उसका कैपिटल 2 लाख बनाने के लिए इतना 68,513। कौन देगा? ए देगा, बरोबर है क्या? तो लिख लेते हैं हम लोग यहां पे। देखो मुन्ना ध्यान देना, किस फर्म को देना है? टू ए बी एंड कंपनी। कितना है? 68,513। इतना अमाउंट देना है। ऊपर डेबिट में क्या लिखना है मैं ये आपसे पूछने वाला हूं, रुको। हाँ पहले ऐसा नरेशन लिख लो, अमाउंट ड्यू टू न्यू फर्म, ड्यू टू न्यू फर्म टू मेकअप और टू मेक कैपिटल एट ₹2 लाख। कैपिटल को मेकअप करना है कितने पे? 2 लाख पे। तो कितना पैसा देगा बेटा? 68,513। 68,513। यस और नो? दे देंगे। बोलो क्या एंट्री रहेगी इसकी? क्रेडिट तो मैंने बता दिया कि नई फर्म को क्रेडिट करना है। डेबिट का करो, गलती से भी रियलाइजेशन मत बोलना, गलती से भी रियलाइजेशन मत बोलना। रियलाइजेशन क्लोज कर दिया आपने, अभी अभी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिया उसका। यस और नो? डेबिट क्या करना है? लगाओ दिमाग, सोचो सोचो।
हाँ, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। किसका कैपिटल? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब आप बोल रहे हो उसका कैपिटल कम हो जाएगा एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर में, इतना पैसा देना है तो, ओके। और कोई? सही जा रहे हो, गलत नहीं है। और कोई? और कोई? किसी मन में एक और चीज़ आनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट, है ना? ये आया है क्या किसी के मन में ऐसा, कैश अकाउंट डेबिट, है ना? तो एक चीज़ बता देता हूँ, दोनों आंसर गलत क्या है। जो 95% बच्चों के दिल में सबसे पहले आते हैं, पहला आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन तो ऑलरेडी क्लोज हो गया। और दूसरा आता है सर कैश इतनी नई फर्म में आने वाली है तो कैश अकाउंट डेबिट। वेट, आप भूल रहे हो, माइंड योर ओन बिजनेस, ये नई फर्म के बुक्स में नहीं हो रहा है, ये ए के बुक में हो रहा है। तो यहां पे ना कैश आएगा ना रियलाइजेशन आएगा। और ये बच्चा बोला सच्चा, यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट डेबिट। बरोबर है क्या? सर ये ऐसा क्यों कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? अच्छे से ध्यान देना, पुरानी फर्म का कैपिटल कम पड़ रहा है ना, पुरानी फर्म का कैपिटल कम पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका निगेटिव कैपिटल हो गया एक प्रकार से। तो यहाँ पे कैपिटल, या कुछ कुछ किताबों में यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट यूज किया है। हम लोग जबरदस्ती और कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को, हम लोग लिख देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस इतना ही आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, लिख दो 68,513, राइट, लिख दिया। ऐसे के ऐसे अभी के अभी मुझे बी के बुक में आप लोग एंट्री करके बताओगे, फटाक से, आपके पास सिर्फ 3.5 मिनट का टाइम है, बरोबर? चलो फटाफट से करो बी के बुक में सारी एंट्रीज, इसके नीचे 4-5 लाइन की जगह छोड़ देना और फिर बी के बुक में एंट्री करना। छोड़ना छोड़ना प्लीज छोड़ना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखवा के देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा के देता हूँ, कुछ एडजस्टमेंट करवा के दूंगा, थोड़ा सा स्पेशियस लिखो। सब लोग बगैर देखे, बगैर आपने ए की बुक देखे बगैर बी के बुक में एंट्री करना है। करो जल्दी जल्दी से, वेरी गुड, हो गया, आपका भी हो गया। कौन बच्चे का? एक बच्चे ने कर भी ली एंट्री बी के बुक में, ओके, अभी कर ले एक बार। होशियार है बच्चे, नहीं नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा, एक्चुअल में अच्छी बात है यार, तुम लोग कर लेते हो एंट्रीज तो अच्छी बात है। नहीं जी, बस 4-5 लाइन की जगह छोड़ के बी के बुक में एंट्री कर लो। डन, वेरी गुड, 2 बच्चे को हो गया। पैसे लेना है, को देना है। जो बच्चों का बीच में 1 सेकेंड के लिए देखो, वीडियो में अगर ग्लिच आया होगा तो एक ये एंट्री
परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की। पीसी किस फॉर्म में मिला है? कैपिटल इन एबी एंड कंपनी के फॉर्म में। सो कैपिटल इन एबी कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबी। पहले जब पीसी लेना बाकी था तो हमने लिखा एबी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पीसी लेना बाकी था तो एबी को डेटर बना दिया था, अब पीसी आ गया तो एबी को क्रेडिटर बना दिया। और पीसी कैश में आया रहता तो लिखता कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में आया रहता तो लिखता बैंक अकाउंट डेबिट। पीसी आया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इन एबी कंपनी, तो मैंने लिखा कैपिटल इन एबी कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबी कंपनी। बरोबर है? अब अच्छे से ध्यान दे दो, मैं नई फर्म की बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं। 4-5 लाइन की जगह छोड़ के लिखो एबी एंड कंपनी, है ना, बैलेंस शीट ऑफ एबी एंड कंपनी। डेट पता है क्या, दिया है क्या क्वेश्चन के अंदर में? डेट 1/4/2022 पक्का, एज ऑन 1/4/2022। ये लाइबिलिटी साइड और ये कहाँ के कहाँ लिख रहे, लाइबिलिटी और एसेट। डन। अब मुझे कोई बच्चा बोल सकता है क्या बैलेंस शीट के अंदर में क्या आएगा? आपके सामने ही बैलेंस शीट है, मेरी नजर से देखो, यही बैलेंस शीट है। अरे बाबा, असेट टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर और कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अरे ये तो बैलेंस शीट है। सो आज के बाद एक चीज अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लेना, ये कहीं लिखा नहीं रहेगा, जो पीसी का नोट है ना वही नए फर्म की बैलेंस शीट रहेगी। क्योंकि पीसी में आपने क्या लिखा? एसेट टेकन ओवर। कहीं पे भी मॉड्यूल में नहीं दिया है, मॉड्यूल में स्टेप्स दी इसके लिए वापस कि ऐसे ऐसे बनाना। आपका काम 1 सेकंड में आसान हो गया। पीसी की नोट हर बार बैलेंस शीट बन जाएगी। सर कैसे? एसेट टेकन ओवर कितने में लिया वो भी मालूम है, और रिवैल्यूड फिगर पे बनेगी बैलेंस शीट। क्यों? अरे बाबा, एक इसके पास में गोल्ड है, 2 ग्राम गोल्ड है, 200 रुपए पर ग्राम से लिया था इसके दादी ने 50 साल पहले। आज गोल्ड की कीमत 5,000 रुपए पर ग्राम है। उसने वो गोल्ड मुझे बेच दिया 5,000 पर ग्राम 10,000 में। इसके बुक में कितनी वैल्यू दिख रही थी? 400। मेरे बुक में कितनी वैल्यू दिखेगी? 10,000, क्योंकि मैंने कितने में लिया? 10,000 में। और 10,000 कौन सी फिगर है? रिवैल्यूड फिगर। तो भैया रिवैल्यूड फिगर भी आएगा ना मेरे बुक में। जो लेने वाली फॉर्म है उसके बुक में हम लोग कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ना, एट एक्विजिशन कॉस्ट। एट एक्विजिशन कॉस्ट अकाउंटिंग करते, बचपन में पढ़ा था 11वीं कक्षा में हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जब भी आप कोई एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो तो आपने उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। आपने कोई एसेट खरीदा तो आपने उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट कौन सी? एक्विजिशन कॉस्ट। आपके सामने बैलेंस शीट है, बना लो जल्दी जल्दी से। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, क्रेडिटर फॉर परचेस। और ये बैलेंस शीट का आप लोगों का कैपिटल आ जाएगा। और नई कैश और लेके आया उसने, नई कैश आई और ये कैश गई। देखो मैं बैलेंस शीट बना के बता रहा हूँ, बोलो फटाफट से क्या क्या था रे बेटा इसके अंदर में। मैं यहीं पे ये मिटा दूं क्या एंट्री एक ही बुक में जो लिखा हुआ है? मिटा दूं ना? लिख लिया सभी ने? ओके। आ जाओ, ये लो बैलेंस शीट बना लेता हूं नए फर्म का। लायबिलिटी, असेट, बैलेंस शीट ए बी एंड कंपनी। कॉपी पेस्ट छापो, बोलो क्या क्या दिया यहाँ पे। स्टॉक करो टोटल 144 प्लस 107,800, 144,500 प्लस 1,07,800, 2,52,300। स्टॉक के बाद क्या है? डेटर्स। करो टोटल। कैश बैंक, कैश बैंक की टोटल डायरेक्ट मत करना, नीचे कैश बैंक का और भी इफेक्ट है। देखो फर्दर कैश लाई ना, प्लस हुआ है और कैश गई है, माइनस भी हुआ है। कैश बैंक, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद इन्वेंट्री एज इट इज छाप दो। देन क्रेडिटर्स फॉर परचेस कितना है बेटा? 1, 10 और 47, 1,57,000, 1,57,000।
चलो मुझे सारी एसेट की, ए बेटा ध्यान दे रहे इधर, 80 और 31 450 कितना हुआ, 80 और 30 एक 11 एक 10 ना, और 14 एक 11 450 टोटल करो। कैश बैंक की टोटल अभी नहीं करेंगे, कैश लेके आया 68513 68513 प्लस 987 बरोबर है, प्लस 234 माइनस कैश लेके आया तो प्लस, लेके गया तो माइनस, बराबर कितना है 67984। चेक कर लो सभी का आया कितना 67984। सर ये कैसे आया, ये 987 प्लस 234 प्लस 68513 माइनस 1750 डन। बैंक की टोटल करो 13 और 7 20,500। फर्नीचर की टोटल करो, इन्वेंट्री की टोटल करो, लायबिलिटी टोटल कर दो, कैपिटल लिख दो, ए का बी का 2 लाख और 1 लाख 4,57,000 आ रहा है दोनों साइड में, कुछ था रहे इसमें, खेल खत्म, इजी पीजी एकदम। अगर स्टेप्स नहीं सर इजी नहीं है, डोंट वरी हो जाएगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट 15 मिनट में आप लोगों को इसकी मैं ना जो हम लोग फॉलो करने वाले वो स्टेप्स एक बार की लिखवा के देता हूँ, शॉर्टकट वाली स्टेप्स लिखवाऊंगा। आप लोगों का काम ना बढ़ना चाहिए और एक्स्ट्रा का अकाउंट नहीं बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से लिखवाता हूँ। देखो चाहता तो हम लोग वैसे भी कर सकते थे कैश बैंक सेपरेट रख के, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, फिर बिल पेएबल का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का तंटा पालना पड़ता। फिर वो कैश बैंक आपने रखी है तो फिर पेमेंट भी करो, और फाइनली जो बच रहा है वो ए लेके जाता है। सो इस क्वेश्चन के बारे में और इनसाइट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक 20 मिनट में, पहले 20 मिनट में बताऊंगा, है ना, वरना आज नौशिया हो जाएगा। सेम चीज़ हम लोग मेरे ख्याल से बीच में एक टेक इशू में गए एक दिन, पहले दिन हमने ये बीच में स्टार्ट किया था तो आधा वहाँ चला गया, है ना। तो फाइनली ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो एक बार सबसे हाथ जोड़ के विनती है, पहले एक बार डाउट पूछ लो। मैं डाउट के लिए इसलिए इतना जोर देता हूँ क्योंकि अगर आप डाउट पूछोगे, आप ऐसा सोचोगे कि डाउट क्या है, तो ही आप उसके बारे में थॉट प्रोसेस दे पाओगे, तो ही पढ़ाई करोगे। जो पढ़ाई नहीं करता है उसको डाउट कभी आएंगे ही नहीं। हाँ समझ में आ गया इट्स ओके, नहीं समझ में आया अभी की अभी डाउट पूछो। सर आज नहीं आए, हम लोग आज घर पे पढ़ेंगे और कल डाउट पूछेंगे। सच्ची में पढ़ोगे क्या घर पे, तो पढ़ लेना और कल सारे डाउट पूछ लेना बेटा, डन। ऑल सेट इधर में समझा बेटा। और ऑनलाइन वाले बच्चे किसी को डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछ लो, श्रेया नेहा 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 श्रेया, बाकी और कौन कौन है इधर में, ओके डन, हनी मुलवानी डन, बना लिया। अच्छा ये कहाँ से बनाया बेटा बैलेंस शीट, हमने कहाँ से बनाया, पीसी वाली नोट से, है ना। हमने 3-4 लाइन की इसके अंदर में जगह छोड़ने बोली है, कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स बताऊंगा, थोड़ा सा आपने भी दिमाग लगा के एक बार घर से पढ़ के आना है। एग्जाम में कंफर्म 12 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छा